आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा जाहिलों का समूह है। ये शिक्षा विरोधी है, ये ज्ञान विरोधी है। देश का युवा परेशान है, मेहनत करके एग्जाम देता है और फिर उसे पता चलता है कि ये पेपर लीक हो गया। बहुत ही शर्मनाक और भयानक स्थिति। तो मोदी जी का राज चला तो उस तरह के शब्द भी आ जाएंगे जो शर्मनाक से भी ज्यादा शर्मनाक स्थिति को बयान करें। ये जो मोदी जी के राज से जो शुरू हुआ वो होना ही था। जिनकी अपनी डिग्रियां पता नहीं है, जो अपनी डिग्रियां छुपाते हैं, ये मोदी जी सत्ता में आने के बाद वो शिक्षा से कितनी नफरत करते हैं उसका मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। स्मृति ईरानी जी वो हैं जिनको 10वीं की डिग्री है या 12वीं की डिग्री है ये आज तक पता चल सका। और अगर उनकी 10वीं की भी डिग्री है तो वो 10वीं की डिग्री का है उसको कोई नहीं जानता है। वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। मोदी शिक्षा से कितनी नफरत करते हैं, कितना उनका विरोध है, कितना झगड़ा है शिक्षा से। वो उनकी अपनी डिग्री की तो बात छोड़िए, उन्होंने जो शिक्षा मंत्री बनाया पहला जो एचआरडी मिनिस्टर बनाया, वो एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जिसके पास 12वीं की डिग्री है या 10वीं की डिग्री है ये भी तय नहीं है। जाहिलों के एक गिरोह है जिसने इस देश पर कब्जा कर लिया। तो मोदी जी का सपना बहुत साफ है कि उन्होंने मजदूरों के तौर पर नौजवानों की ट्रेनिंग करनी है और वो सिर्फ भारत में नहीं सारी दुनिया को सप्लाई करना है। आप प्लीज उनका भाषण मेरे प्यारे दोस्तों सुन तो लीजिए। बहुत सारे जॉब्स जो हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स में बदल दिए गए हैं। खास तौर पे वो जॉब जो रिजर्वेशन वाली परमानेंट जॉब थी उनको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के अंदर बदल दिया है। पिछले 10 सालों में 93,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। यूपी में 24,590 स्कूल बंद हुए जो देश में सबसे ज्यादा है। इस पर यूपी के चीफ मिनिस्टर का कोई जवाब नहीं है। वो तो सिर्फ इसके अंदर लगा है कि मस्जिदों के अंदर 2 बार नमाज क्यों हो रही है, मुसलमान बच्चे कम पैदा क्यों नहीं करते हैं। ये तो जिनके हिंदुओं के बच्चे कम पैदा हैं उनके स्कूल बंद हो रहे। 2019 के अंदर इसी संगठन ने तेलंगाना के स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ किया था बिल्कुल यही कि वो कॉपियां अपलोड होनी थी, उनका कॉपी बनाई जानी थी, स्कैन की जानी थी। उसमें इतना घपला हुआ था कि 18 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी। 18 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी। आप ये समझ लीजिए कि इस देश को हत्यारे चला रहे हैं। ये हत्यारे जो है सब जगह खंजर लेकर और पेट्रोल लेकर नहीं आते हैं जैसा वो मुसलमानों ईसाइयों के लिए आते हैं। आप रोज मुसलमान आतंकवादियों को पकड़ रहे हैं, आप इन हिंदू आतंकवादियों को कब पकड़ेंगे जो देश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से देश का युवा परेशान है। वो मेहनत करके एग्जाम देता है और फिर उसे पता चलता है कि ये पेपर लीक हो गया। फिर वो स्कूल का अब देखें सीबीएसई की बात करें, वो उसको जांच के लिए कॉपी मांगता है तो कॉपियों पे कई बात विवाद हो जाता है और फिर स्कूल की टीचर, प्रिंसिपल सब सरकार का पीआर करने आ जाती हैं कि सब कुछ बहुत सही है। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी मजबूत सरकार और शिक्षा को लेकर, पेपरों को लेकर इतना लचर रवैया क्यों अपना रही है? क्या इसकी वजह है कि क्या इतनी मजबूत सरकार जो 2 मिनट में मजदूरों को जांच लेती है कि इनका कनेक्शन कहाँ से है और फिर उनको पकड़ लिया जाता है, वो पेपर लीक जैसे मामलों पर कुछ नहीं कर पाती है। और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो हर बारी एक नई बात करते हैं और उनके इस्तीफे की तो बात हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि ना खुद राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारी मजबूत सरकार है, यहाँ पे मजबूत सरकार में मंत्री लोग इस्तीफा नहीं देते। लेकिन यूथ परेशान है, बच्चा परेशान है और सरकार को डिफेंड करने आप देख सकते हैं कि बड़े-बड़े एंकर आ जाते हैं और तरह-तरह की बातें होती हैं। सरकार तो अपना पक्ष इतना नहीं रखती जितना वो प्रचार में लोग लगा देते हैं, जैसे प्रिंसिपल आ गए, पत्रकार आ गए। लेकिन ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? क्या वजह है? खाली पेपर लीक नहीं है, स्कूल सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सीबीएसई का आ रहा है, फिर कोई एग्जाम दें वो सब लीक हो जाता है, वो सब फिर दोबारा यूथ परेशान होता है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, साथ में परेशानी भी है। ऐसे में आपने
खबरें पढ़ी होंगी, कई आत्महत्या भी कर ली कई बच्चों ने, तो बच्चे तो परेशान हैं। आइए इसको समझते हैं हम। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ शमसुल इस्लाम साहब हैं। शमसुल साहब, पिछले कुछ वक्त में ये जो पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं, परेशान हैं, वो अपनी शिकायत करते हैं, अपना तकलीफ और दर्द बताया जाता है तो उनको देशद्रोही बता दिया जाता है। ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? इसको किस तरह से समझे आज का यूथ? नहीं, बहुत ही शर्मनाक और भयानक स्थिति है। मैं कह रहा हूँ भयानक जो शब्द है, वो जो जो स्थिति है, जितनी खराब स्थिति है उसके लिए वो शब्द बहुत सही नहीं है, उससे भी कोई भारी भरकम शब्द चाहिए। तो मोदी जी का राज चला तो उस तरह के शब्द भी आ जाएंगे जो शर्मनाक से भी ज्यादा शर्मनाक स्थिति को बयान करें। एक चीज जो बात बुनियादी तौर पर समझने की है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये तकनीक का सवाल नहीं है, तकनीक का सवाल नहीं है, बल्कि ये जो जमात है जो रूल कर रही है, जो बोलती है कि हमारा सीधा का सीधा आरएसएस से ताल्लुक है, हम आरएसएस से जुड़े हुए हैं, हमारी ग्रूमिंग, हमारी ट्रेनिंग हमारी आरएसएस में ही हुई है। तो आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा जाहिलों का समूह है। ये शिक्षा विरोधी है, ये ज्ञान विरोधी है। ये आपको ये जो आरएसएस, मैं कहता हूं कि ये एक गुरुकुल है जो झूठ सिखाने, झूठ की डिग्री देने, अफवाहें फैलाने का काम करती है। और इनको ज्ञान, इतिहास, समाज उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। और आप जो फरमा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से नहीं हो रहा है ये सारा, जब से मोदी जी आए तब से बाकायदा हो रहा है। ये क्या वजह है, मैं उस पर मैं चाहता हूं साथी लोग इसको ध्यान करें। और हम ये अखबारों की तरह से जो रोज कुछ ना कुछ घटना होती है, हम उसको बयान नहीं करने जा रहे हैं। हम चीजों को समझने जा रहे हैं कि ये गंदगी का स्रोत क्या है। और जब तक हम उस स्रोत को बंद नहीं करेंगे तो किसी चीज का कोई समाधान नहीं निकलेगा। देखिए, ये जो मोदी जी के राज से जो शुरू हुआ, वो होना ही था। यानी जिनकी अपनी डिग्रियां पता नहीं है, जो अपनी डिग्रियां छुपाते हैं, जो उन्होंने किया है, पढ़ाई की है, उसको बताते हैं, नहीं बताते हैं। फिर उसके बाद डिग्री जो है कि वो जो भाई ठीक है, आपको इतनी आपने मेहनत की, आपने बीए किया, एमए किया, टोटल पॉलिटिकल साइंस में आपने एमए कर लिया, वो दुनिया में कहीं सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, आपने किसी यूनिवर्सिटी से कर लिया, तो उसकी डिग्री दिखाना जो है वो राष्ट्र सुरक्षा का सवाल हो गया। अगर वो उसको कोई देखने के लिए करेगा तो राष्ट्र सुरक्षा का सवाल हो जाएगा। और यहाँ इनकी न्यायपालिका की हालत देखिए कि न्यायपालिका जो है वो ये नहीं कह रहे, अरे आप प्रधानमंत्री, आप इतने बड़े आदमी हो, आपको क्या ये जो बचकानी बहस में आप पड़े, अरे डिग्री कर दीजिए ना, डिग्री जो है उसको डाल दीजिए। सारे लोग, अब तो सबका नंबर आपके पास है। अभी पिछले 4-5 दिन से ऐसा हो रहा है कि हर नंबर जो है उस पर कोई भयानक आफत आ रही है, वो आपको एक मैसेज आता है और ये कहा जाता है कि भयानक आफत आ रही है, आप जो है आप ध्यान करिए। तो हर एक का नंबर आपके पास है, आप उस पर डिग्री डाल दीजिए, सारा मसला खत्म हो जाएगा। और ये मोदी जी सत्ता में आने के बाद वो शिक्षा से कितनी नफरत करते हैं उसका मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। और इससे सटीक, इससे इंपॉर्टेंट उदाहरण क्या हो सकता है, जब मोदी जी बने तो उस वक्त में होता था, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं होती थी, जब एचआरडी मिनिस्टर होता था, ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट, यानी इंसान जो थे वो ह्यूमन रिसोर्स हो गए थे, वो रिसोर्स हो गए थे। और वो ये शब्द कहां से आया उस पर भी हम अभी बात करेंगे। इंसान जो है वो जो है एक माल है, एक चीज है, एक जो है उपभोग की चीज है। तो उसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के तो एचआरडी मिनिस्टर उसको कहा जाता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। उसका किसको सबसे पहले मंत्री बनाया था? मोदी जी ने। और मोदी जी से पहले भी आरएसएस के लोग राज करके गए, उन्होंने किस किस को बनाया था? अटल बिहारी वाजपेयी का आप देखिए, मुरली मनोहर जोशी थे,
उस तरह के मतलब आरएसएस में भी जो कुछ पढ़ा लिखा आदमी होते थे उनको बनाया था, इन्होंने बनाया था। उनका नाम है मैडम का, हम सब जानते हैं, स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी वो हैं जिनको 10वीं की डिग्री है या 12वीं की डिग्री है ये आज तक पता चल सका। और अगर उनकी 10वीं की भी डिग्री है तो वो 10वीं की डिग्री का है उसको कोई नहीं जानता है। वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है कि वो डिग्री बताना। और ये तो अलग बहस है कि 10वीं इन्होंने की थी या 12वीं की थी, फिर पता लगा कि इंग्लैंड के किसी जगह से वो सर्टिफिकेट ले आई थी, पर वो भी पता लगा कि वो सब नहीं है। यानी मोदी शिक्षा से कितनी नफरत करते हैं, कितना उनका विरोध है, कितना झगड़ा है शिक्षा से। वो उनकी अपनी डिग्री की तो बात छोड़िए, उन्होंने जो शिक्षा मंत्री बनाया पहला जो एचआरडी मिनिस्टर बनाया, वो एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जिसके पास 12वीं की डिग्री है या 10वीं की डिग्री है ये भी तय नहीं है। कम से कम 10वीं की डिग्री है वो भी दिखाने के लिए नहीं है। तो आप जब मैं ये कहता हूं कि ये जाहिलों के एक गिरोह है जिसने इस देश पर कब्जा कर लिया, और उसका एक सबसे बड़ा काम यह है कि इस देश की जो भी बौद्धिक संपदा है उस बौद्धिक संपदा को खत्म कर देना है। मैं उसका एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। 15 अगस्त 2014 को मोदी जी पहली बार आए लाल किले से भाषण करने के लिए, और उन्होंने पहली बार जो भाषण किया उसमें उन्होंने पहली बार ये बंदा चीफ मिनिस्टर के बाद मुख्य प्रधानमंत्री बना था, और इसने अपना विजन, अपना जो सपना बताया था, उनके भाषण के आखिर में चले जाइए, ये प्राइम मिनिस्टर की जो साइट है उस पर मौजूद है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, साइट पर चले जाइए। वो कहते हैं कि दुनिया में हमारे देश में जो नौजवान है वो हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है, हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है, और उस रिसोर्स को हमने सारी दुनिया को माल सप्लाई करना है, नौजवानों को सप्लाई करना है। और वो सप्लाई किस तरह से होगा, उन्होंने जो उदाहरण दिया सुन लीजिएगा उनकी तकरीर। उन्होंने कहा कि अगर हम अच्छा प्लम्बर, नल सही करना ढूंढने वाला जाते हैं वो हमको नहीं मिलता है, हमको अच्छा इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता है, हमको अच्छा ड्राइवर नहीं मिलता है, हमको अच्छा रसोइया नहीं मिलता है। वो नौजवानों के बारे में जो सपना देखे हुए थे कि वो इनको या तो नल सही करने वाला बनाएंगे, या इनको इलेक्ट्रीशियन बनाएंगे, या इनको ड्राइवर बनाएंगे, या रसोइया बनाएंगे। इन कामों में कोई बुराई नहीं है, इन कामों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उसका क्या करेंगे? जो नेहरू के जमाने में आईआईटी बन गए थे, जो आईआईएम बन गए थे, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन गए थे, जो सैकड़ों मेडिकल कॉलेजेस बन गए थे, आप उनका क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तो नौजवानों को ये देंगे। तो मोदी जी का सपना बहुत साफ है कि उन्होंने मजदूरों के तौर पर नौजवानों की ट्रेनिंग करनी है, और वो सिर्फ भारत में नहीं सारी दुनिया को सप्लाई करना है। आप प्लीज उनका भाषण मेरे प्यारे दोस्तों सुन तो लीजिए, पढ़ तो लीजिए। तो ये मोदी जी का सपना है। उसके बाद मैं आपको जो एक और चीज बताना चाहता हूं, अभी हम स्कूलों पर आएंगे, लेकिन हायर एजुकेशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और ये जो है उसकी मोदी जी के राज में जो स्थिति है, वो उसका सरकारी आंकड़ा जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनिल कुमार यादव मंडादी ने सवाल पूछा 2025 में पार्लियामेंट में कि ये बताइए कि हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर जॉब्स कितने खाली हैं, टीचिंग जॉब्स कितने खाली हैं। तो उनको बताया गया कि 3 दिसंबर की बात है, 28 नवंबर 2024 की बात है, माफ कीजिएगा, कि 5182 टीचिंग पोस्ट खाली हैं। ठीक है जनाब, ये खाली हैं। उसके बाद और इसमें जो 80% है वो SC/ST वाले पोस्ट है, रिजर्वेशन वाली पोस्ट है। ये सवाल फिर आ गया पार्लियामेंट के अंदर ये 3 दिसंबर 2025 को। तो जो मंत्री साहब सुकांता मजुमदार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उन्होंने कहा कि
हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 18,951 जॉब्स हैं, उसमें से 16% भरने के बावजूद 25.44 25.5% जॉब्स खाली हैं। ये कब जवाब दे रहे हैं? ये जवाब दे रहे हैं दिसंबर 2025 के अंदर। यानी मोदी जी के राज में लगातार वो बता रहे हैं भर्तियां हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कितने जॉब खाली हैं? लगभग 26.5% यूनिवर्सिटीज के अंदर जॉब खाली है। और ये आंकड़ा कितना सही होगा इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत सारे जॉब्स जो हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स में बदल दिए गए हैं। खास तौर पे वो जॉब जो रिजर्वेशन वाली परमानेंट जॉब थी, उनको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के अंदर बदल दिया है। तो ये कितने सबूत चाहिए? अभी स्कूलों की बात आ जाइए। 6/2/2026 की रिपोर्ट है वायर की, और ये सरकारी आंकड़े पर बेस्ड है रिपोर्ट, और रिपोर्ट नहीं होती तो अभी तक दी वायर को ये बंद करा देते, उसका दफ्तर जो बुलडोज करा देते। 6 फरवरी 2026 का, पिछले 10 सालों में 93,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। मध्य प्रदेश और यूपी में सर्वाधिक, ये सरकारी आंकड़ा है। संसद में दी जानकारी के अनुसार 2014-15 से 2019-20 के बीच 70,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए, जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। उसके बाद 2020-21 से 2024-25 के बीच 18,727 और स्कूल बंद हुए। यूपी में 24,590 स्कूल बंद हुए, जो देश में सबसे ज्यादा है। उसके बाद मध्य प्रदेश देश में 22,438 स्कूल बंद हुए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जहां सरकारी स्कूलों की संख्या लगातार घट रही है, वहीं निजी स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। अब ये बताइए, इस पर यूपी के चीफ मिनिस्टर का कोई जवाब नहीं है। वो तो सिर्फ इसके अंदर लगा है कि मस्जिदों के अंदर 2 बार नमाज क्यों हो रही है, मुसलमान बच्चे कम पैदा क्यों नहीं करते हैं। ये तो जिनके हिंदुओं के बच्चे कम पैदा हैं उनके स्कूल बंद हो रहे हैं। ये स्कूल जो है वो बंद नहीं हो रहे जिसमें मुसलमान पढ़ते हैं, ईसाई पढ़ते हैं, ये स्कूल बंद नहीं हो रहे। ये यूपी के कोने कोने पे, चप्पे चप्पे पर स्कूल बंद हो रहे हैं। गांव के अंदर, लोअर मिडिल क्लास बस्ती के अंदर, मिडिल क्लास के बच्चे तो पहले से ही अंग्रेजी स्कूलों के अंदर जाते हैं। तो आपने इसका जो सत्यानाश करके रखा है, और ये सत्यानाश क्यों करके रखा है उसका अगर आपको एक आइडियोलॉजिकल सबूत चाहिए, एक विचारात्मक अगर आधार चाहिए, तो उसका मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं कि 2016 के अंदर मोदी जी को आए हुए 2 साल हुए थे, हरियाणा में उनकी सरकार थी। 2016 के अंदर ऐलान किया गया बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन पर 13 अप्रैल को, कि गुड़गांव जो शहर है पुराना, उसका नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है। ये गुरुग्राम कर दिया गया किसके नाम पर? ये कर दिया गया गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर, बाबा साहब के जन्मदिन पर। और गुरु द्रोणाचार्य वो हैं जिनको हम बहुत महान गुरु मानते हैं, पर ऐसा गुरु कभी पैदा नहीं होना चाहिए। ऐसा गुरु जो अपने सबसे होशियार, सबसे बढ़िया स्टूडेंट को अपंग बना देता है, ताकि वो कुछ चुनौती ना दे सके ऊंची जाति के स्टूडेंट्स को। कौरव पांडव जो शागिर्द थे द्रोणाचार्य के तीरंदाजी के, वो इनसे बहुत अच्छा द्रोणाचार्य जो है वो ये अपना एकलव्य जो है वो तीर चला लेते थे, और उनका अंगूठा कटवाने का काम किया था। इस देश ने सोचना चाहिए कि द्रोणाचार्य के नाम पर जो अवार्ड्स हैं वो इस देश के दलितों को, बहुजनों को, इस देश के ऊंची जाति के जो लोग नहीं है खिलाड़ी, उनको अपमानित करने का अवार्ड है। किसी देश का महान अवार्ड अगर इस देश के बहुजनों को डेनिग्रेट करता हो, अगर उनको अपमानित करता हो, तो वो कैसे वो किसी देश का महान अवार्ड हो सकता है। अच्छा, अब उसके बाद आप ये देखिए, ये घपले, मैं 2014 से तो घपलों की बात ही नहीं कर रहा, वो तो मुझे लग रहा है सारा दिन बीत जाएगा हमको गिनवाने में। 2024 से जो हो रहा है, जरा उसका मैं आपको
बताता हूं, और ये आप चले जाइए गूगल में डालिए और ये सारा आपको आ जाएगा। आपको इसमें कोई आंकड़े, आपने वो नाम जमा करने की जरूरत नहीं है। नीट यूजी 2024-2026 जी, दोनों के दोनों में घपला हो गया, दोनों के दोनों पर्चे आउट हो गए। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 किस तरह से मिसमैच हुआ, किस तरह से तमाम बच्चों की जो आंसर शीट थी उनके साथ क्या हुआ, हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके अंजाम जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद यूजीसी नेट 2024 ये किस तरह से कैंसिल हुआ, एक दिन पहले कैंसिल हुआ, यानी जिस दिन एग्जाम होना था उस दिन कैंसिल हुआ ये। उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 48 लाख इस एग्जाम में बैठने थे जी। उसके बाद किस तरह से जो ये कहते हैं ना कि मूंगफली की तरह से कोई चीज बांटी गई, पर्चे मूंगफली की तरह से बटे। खामोश रहे मुख्यमंत्री, आरएसएस खामोश रहा। ये इसमें 90% से ज्यादा हिंदू थे, लेकिन सब चुप रहे। स्टेट, उसके बाद यूपीएससी का आरओ 2024, सीएसआईआर नेट और नीट पीजी 2024। इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका सबसे लेटेस्ट आप समझ लीजिए वो है जो हमारे बच्चों ने जो आंसर शीट जमा की थी उसके साथ जो कुछ हुआ है, उसके साथ जो कुछ हुआ है। और हम ये भूल जाते हैं, ये देश क्योंकि याद रखने की प्रॉब्लम हो गई है, इस देश में जो पीड़ित हैं वो याद नहीं रख पा रहे हैं, और उनको रोज किसी ना किसी ऐसे झमेले में डाला जा रहा है कि कल क्या हुआ था, वो 5 साल पहले क्या हुआ था वो तो क्या याद रखेंगे, कल जो उनके साथ हुआ था, बेईमानी हुई थी, धोखा हुआ था उनका, उनको चपत लगाया गया था, उनके डंडा लगाया गया था, उनके साथ धोखा किया गया था, वही उसको भूल जा रहे हैं। कल जो हुआ है उसको आप वो भूल जा रहे हैं। अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं व्यापम घोटाला। व्यापम घोटाला क्या था, व्यापम घोटाले के बारे में जानिए, जाइए गूगल में जाइए, उस जमाने के दस्तावेजों को देखिए। गूगल, ये व्यापम असल में क्या है, एक छोटा नाम है और इसकी फुल फॉर्म है वैसायिक परीक्षा मंडल व्यापम। ये जो मंडल था, ये जो व्यापम था, ये किस किस की एग्जाम कराता था जरा सुन लीजिए। ये मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन का कराता था, स्टेट गवर्नमेंट का जो नौकरियां हैं, फूड इंस्पेक्टर्स, ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल्स, पुलिस पर्सनल, स्कूल टीचर्स, डेयरी सप्लाई ऑफिसर्स और फॉरेस्ट गार्ड का ही एग्जाम कराता था। ये बहुत बड़ी संस्था थी। ये जो इन्होंने नीट वगैरह ये सारा बनाया है, क्या बनाया है, वो जो नेशनल क्या नाम है उसका भाई साहब, एनटीए। हाँ जी, एनटीए जो बनाया है, ये असल में आरएसएस वगैरह के शासकों ने वहीं से लेकर किया कि उसके बाद सारे देश में हम बेईमानी करेंगे, और क्योंकि हम भूल गए इसलिए वो उसको कर पाए। इन्होंने जो किया, इसका जो नतीजा हुआ, और इसको खोलने वाले भी कुछ ईमानदार लोग, जो कुछ एक आध डॉक्टर आरएसएस के थे, वो आरएसएस से जुड़े, उन्होंने किया, लेकिन उनके साथ भी जो कुछ हुआ, कभी उनका तो अब कभी नाम और वो कभी देखने को भी नहीं मिलते हैं। इसमें आरएसएस का एक बहुत बड़ा लीडर था जो एजुकेशन मिनिस्टर था, लक्ष्मीकांत शर्मा। उसके बाद उसका ओएसडी था ओपी शुक्ला। उसके बाद एक सुधीर शर्मा। ये सारे के सारे हिंदुत्ववादी जो थे, कितने लोगों ने हत्या की थी या हत्या कराई गई इसको गुप्त रखने के लिए, वो जरा मैं से आपको नाम गिनवाता हूं। ये जो कहा जाता है कि 150 से ज्यादा लोग मारे गए, बहुत सारों की लाशें और वो सब नहीं पता है, लेकिन जिनका पक्का है जरा नाम सुन लीजिए। विकास पांडे, रविंद्र प्रताप सिंह, DK शकाले, नरेंद्र राजपूत, ललित गुलारिया, ज्ञान सिंह जाटव, दीपक वर्मा, नम्रता दामोर, प्रमोद शर्मा, कुलदीप मारावाई, प्रेमलता पांडे, विकास सिंह ठाकुर, श्यामवीर यादव, अनुशूल सचिन, अनुज यूके, दीपक जैन, दिनेश जाटव, आदित्य चौधरी, अनंत राम टैगोर, अरविंद शाक्या, आशुतोष तिवारी, तरुण मच्छर,
आनंद सिंह यादव मछार हो सकता है, देवेंद्र नागर, बंटी सिकरवार, अमित सागर, संजय सिंह यादव, शैलेश यादव, विजय सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, राजेंद्र आर्य, अक्षय सिंह, डॉक्टर अरुण शर्मा, अनामिका कुशवाहा, रमाकांत पांडे, रमेंद्र सिंह भदौरिया। कोई मुसलमान ईसाई नाम नहीं है क्योंकि वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। उसके बाद जिनको जो वो नाम है कि जिनको सबूत मिटाने के लिए मरवा दिया गया, शायद आनंद सिंह, अनुज पांडे, ब्रिजेश राजपूत, ज्ञान सिंह, मनीष कुमार समाधिया, पशुपतिनाथ, ललित कुमार जायसवाल, विक्रम सिंह। अब आप ये कहेंगे भाई बहुत सारे लोगों को आत्महत्या कर ली, उनको जब पता लगा सारे उनके फेक थे, सैकड़ों की तादाद में फेक थे एडमिशंस नर्सिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में। इसमें तो बहुत सारे लोग तो लाखों रुपए देकर जो हिंदुत्ववादी संगठनों को और हिंदुत्ववादी लोगों को दिए थे, तो वो ये लोगों ने फांसी लगाई, मरे, ट्रेन के नीचे आकर कट गए, बस के नीचे आकर कट गए, जहर खा लिया। बहुत सारे लोगों को जिनको ये था कि इनके जरिए ये बहुत वोकल हो रहे हैं, ये बता देंगे किस तरह से पूरी चेन थी, तो उनको भी मरवा दिया गया। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये व्यापक मध्य प्रदेश का और ये 20 साल पहले का मामला था कोई, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत गलत सोच रहे हैं। इसके जो मुख्यमंत्री इस जमाने के थे वो अभी हमारे केंद्र में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। ये जो एक चीज में आपके साथ बहुत भयानक, बहुत शर्मनाक बात, जो बदकिस्मती से जिसको ये देश आज भी नहीं जानना जो कुछ हो रहा है, ये सीबीएसई के एग्जाम में जो संगठन जिस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया, जिसका नाम है ऑन स्क्रीन जिसका नाम है कोएम्प्ट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसके फिर बहुत सारी इन्होंने सब कंपनी और सब बना के जो किया, और जो अभी सब पकड़े गए हैं, ये वो संगठन है जो इंडियन एक्सप्रेस की रिसर्च के अनुसार, इन्वेस्टिगेशन के अनुसार 2019 के अंदर इसी संगठन ने तेलंगाना के स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ किया था, बिल्कुल यही कि वो कॉपियां अपलोड होनी थी, उनका कॉपी बनाई जानी थी, स्कैन की जानी थी, उसमें इतना घपला हुआ था कि 18 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी। 18 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी। हैदर साहब, मेरे प्यारे सुनने वालों, उसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने किसी ना किसी रूप में वो चलता रहा और वो यहां पर पहुंच गए। आप जरा सा बताइए, आप जरा सोचिए कि ये तो यानी पूरे क्या कहेंगे हम कि आप जो है पूरे महासागर के अंदर या पूरे रेगिस्तान के अंदर एक सुई तलाश रहे हैं, ये उससे भी मुश्किल काम है। ये पढ़ना किन के साथ बुरा हुआ है कि लाखों पेजेस जो आपने किए, वो तो वेदांत बच्चा जो है अगर वो नहीं पकड़ ले, और उसको कहा गया कि वो पाकिस्तानी है, उसको कहा गया कि वो मोदी के खिलाफ है, वो हिंदुओं के खिलाफ है, वो बच्चा बहादुर है, नहीं तो वो भी आत्महत्या कर चुका होता अगर सारा देश उसके साथ खड़ा नहीं होता। तो आप ये समझ लीजिए कि इस देश को हत्यारे चला रहे हैं। ये हत्यारे जो है सब जगह खंजर लेकर और पेट्रोल लेकर नहीं आते हैं, जैसा वो मुसलमानों ईसाइयों के लिए आते हैं या दलितों के लिए आते हैं। ये सफेद पोश हैं, ये मंत्री हैं, ये देश की जो है, देश को चला रहे हैं, ये देश का, ये कह रहे हैं कि हम देश का उद्धार कर रहे हैं, देश को हम कहां ले जा रहे हैं, हम पहले से अमृत काल में ले आ रहे हैं और 2050 तक हम इसको सारी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना देंगे, ये वो लोग हैं, ये हत्यारे हैं, इन्होंने लोगों की जानें ली हैं। कभी आपने सुना किसी को फांसी हुई है? कभी आपने सुना कोई एनआईए ने कोई कमेटी बनाई है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट उसके कहने बनाई, लेकिन किसी को सजा दी गई हत्या के लिए, किसी को फांसी दी गई। आप रोज मुसलमान आतंकवादियों को पकड़ रहे हैं, आप इन हिंदू आतंकवादियों को कब पकड़ेंगे जो देश के भविष्य के साथ जो
खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने सबसे पहले अगर किसी आदमी को गिरफ्तार किया जाना है तो हमारे देश का एजुकेशन मिनिस्टर जो है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इससे पहले वाले की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि इन्होंने किस आधार पर ये सब दिया था। और ये जो है टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर आप इस देश को जहां धकेल रहे हैं, और वो जो स्कूल के टीचर्स और बच्चे जो बता रहे हैं, जिन्होंने वो स्कैनिंग का काम लिया है, जो वहां नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने बताया किस तरह से जब नेट ही नहीं चलता है तो वो क्या करते, क्या नहीं करते, कैसे करते। आप आज या कल दिल्ली के अंदर मोदी जी भाषण करते हुए, रोहिणी के अंदर भाषण करते हुए कितनी देर तक खामोश हो गए, क्योंकि वो जिसको पढ़कर बोलते हैं वो चुप हो गया या क्या हुआ, या बिजली चली गई उस इलाके के अंदर। तो मोदी जी का भाषण तो दोबारा हो सकता है, मोदी जी का भाषण जो है दूसरी जगह जाके सही हो सकता है, टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो दूसरी जगह लाया जा सकता है, लेकिन इन बच्चों का, जिनको पता भी नहीं कि वो किस वजह से फेल हुए थे, जिनको पता भी नहीं कि उनके माँ बाप ने जो कुछ किया था वो सब किस तरह से उनके साथ क्या अन्याय हो गया, वो तो यही माने होंगे हमारी किस्मत में ऐसा लिखा था, हमने मेहनत नहीं की होगी। लेकिन उनकी मेहनत को जो मिट्टी में मिलाया, जिसको आग में जलाया, वो हिंदुत्ववादी शासक है। इनको सजा मिलनी चाहिए। इनको जिस बंदे ने फैसला करके स्मृति ईरानी को एचआरडी मिनिस्टर बनाया था, बाद के दूसरे लोगों को बनाया था, आज के प्रधान साहब को बनाया, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और अगर उनमें जरा से भी शर्म है, जिसकी वो बात करते हैं, अस्मिता, हमारा ऑनर, ये हम देश के ऑनर के लिए हमने आरएसएस जो है इस देश की शान को बढ़ा रहा है, तो कम से कम अगर जरा से भी शर्म है, सबसे बड़ा तुम्हारा इम्तिहान है, तुमको इस्तीफा देकर बाहर आ जाना चाहिए, इस्तीफा देकर बाहर आ जाना चाहिए। तो हैदर जी, मेरे प्यारे सुनने वालों, देश का जो है हर शाख पे उल्लू बैठा है, और ये उल्लू राज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये उल्लुओं को भी बुरा कहना है, क्योंकि ये तो वैसे ऐसे जीव हैं, ये ऐसे जीव हैं जिनको जो सुबह से शाम तक भारत माता जय श्री राम करते हुए थकते नहीं है, लेकिन उन्होंने भारत माता और जय श्री राम करते ही इस देश के छात्रों को, नौकरी चाहने वालों को, इस देश की जो बौद्धिक संपदा है, जो लोग हैं, उनके साथ उन्होंने खिलवाड़ करना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र जिसमें कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र जिसके अंदर इस तरह के, जिनको आप क्या कहेंगे, आप इनको अनपढ़ कहना भी किसी अनपढ़ की बेइज्जती है, इनका राज होगा। लेकिन क्या ये देश उस दिन तक, उस लम्हे तक, उस मिनट तक इंतजार करेगा? मुझे लगता है कि नहीं करेगा। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमें लगा कि ये बहुत अहम मुद्दा है, इसको समझना जरूरी है। तो इसी तरह के अहम मुद्दे दशवतंत्र पर बराबर दिखाए जाएंगे। अपने दोस्त हैदराबाद का कुछ इजाजत है, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। जी, बहुत धन्यवाद।